चलो भाई, हो गया रिवीजन। अब मैं पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉपियाँ बंद कर लो अपनी अपनी, जल्दी जल्दी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, बताओ मुझे। एक तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन में हमने कुल 3 पॉइंट्स पढ़े थे, रिमेंबर। पहला हमने क्या पढ़ा था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर हमने क्या पढ़ा था? ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ये 3 बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास हमारी बस 2 टॉपिक में चली थी। पहला हमने बोला टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो कितने तरीके की शेयर कैपिटल्स होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, कौन कौन सी होती है जो हमने पढ़ी थी? ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और इशू शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर 2 आती थी, कौन सी? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। टोटल आपने 4 पॉइंटर्स पढ़े थे इसके अंदर। एक तो आपने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल, जो कि होती है कौन सी कैपिटल? मैक्सिमम कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल इसको हम बोलते हैं जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है ड्यूरिंग एंटायर लाइफ, उसे क्या बोला जाता है? ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद अथॉरिटी होती है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इशूड, यानी ऑथराइज कैपिटल में से कितना पार्ट कंपनी ने इशू किया है उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। उसके बाद इशूड के बाद हमने पढ़ा था 2, कंपनी ने जितना इशू किया जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो जितना सब्सक्राइब हो जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। फिर जितना सब्सक्राइब हो जाएगा जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसे आपको एक बार में मिल ही जाए, या सारे शेयर आपको पैसे दे दे। कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो जिन शेयर पे आपको सारे पैसे मिल जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और जिन शेयर्स पे आपको सारे पैसे नहीं मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। और जो पैसे आपको नहीं मिलते उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। लास्ट क्लास में नहीं बताया था मैंने, ठीक है, अभी नया पॉइंट है। जो पैसे आपको नहीं मिलते, जैसे आपको फर्स्ट कॉल मांगा, आपने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिले, उसे क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब होता है, पता है ना एरियर का मतलब क्या होता है? ड्यूज़, ठीक है। तो ड्यूज़ आपको नहीं मिले। फिर हमने डिस्कस किया सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? शेयर को सब्सक्राइब करना। फिर यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक कौन बताएगा मुझे? कोई एक सक्षम बताओ। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स बोल करती है, किसको? पब्लिक को। हाँ, आगे। और उसको अगर 90% से कम मिलते हैं, ठीक है, तो उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मिलते हैं, क्या मिलते हैं? मतलब बोल। उसके शेयर 90% से कम सब्सक्राइब होते हैं तो वो इश्यू सब्सक्राइब नहीं माना जाएगा। उसमें क्या होगा कि अगर आपके शेयर 90% से कम सब्सक्राइब होंगे तो आपको सारे के सारे शेयर क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। और जो पैसे आपके पास एप्लीकेशन मनी आई थी वो आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। तो कंपनी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करती है? अंडरराइटर्स का सहारा लेती है। अंडरराइटर्स को बोलती है कि जो शेयर बच जाते हैं वो आप हमसे खरीद लो, पैसे आप मत देना, ठीक है। पैसे जब आप पब्लिक को शेयर बेचोगे और जब पैसे आएंगे तो आप धीरे धीरे पैसे हमको देते रहना। तो जो अंडरराइटर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? सैलरी पे, कमीशन पे? कमीशन पे। कमीशन का रेट मैंने बताया था आपको 2, शेयर्स पे कितना? 5% और डिबेंचर्स पे 2.5%, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 90% से कम सब्सक्राइब में तो अलग बात हो गई। मैं आपसे पूछा अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जितने शेयर होने से इशू करेंगे उससे मतलब कमी बिके, मतलब जितने लेट से हम चाहते हैं कि हम 1000 शेयर इशू करना चाहते हैं, कितने? 1000, बट पब्लिक ने 1000 शेयर पूरे के पूरे परचेज नहीं किए। लेट से उसने 500 किए या 600 किए, 700 किए, मतलब 1000 से अगर कम रहा तो वो क्या हो जाएगा? अंडर सब्सक्राइब। चाहे वो कितना भी कम रहे, चाहे वो 1 शेयर ही क्यों ना हो, उसे क्या बोला जाएगा? अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मतलब आप 1000 इशू करना चाहते हो लेकिन डिमांड कितने की आ रही है? 1000 से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। दिक्कतें कहाँ पे आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? बेसिकली 2, या तो जो पैसे एक्सेस है, यानी जो शेयर एक्सेस है उन्हें क्या करो? रिजेक्ट कर दो, और रिजेक्ट करने के बाद उनका पैसा क्या कर दो? वापस कर दो, रिफंड कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उसको एडजस्ट कर लो, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते, जैसे क्या बोला जाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था?
उससे वाले हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कंपनी कौन सी कंपनी क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसके अंदर रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे अदर प्रीवियस लॉज के अंदर, ठीक है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती हैं? टॉप क्लास, T फॉर O सेपरेट ओनरशिप, P परपेचुअल सक्सेशन, C L लिमिटेड लाइबिलिटी, A आर्टिफिशियल पर्सन, S सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। कई 3 तरह की कंपनी हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। जिसमें पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जिसमें 3 लिमिटेशंस होती हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? L, R और P। L इज लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम 200, और मैक्सिमम के बाद अगर 200 से ज़्यादा होते हैं तो इनलीगल एसोसिएशन। फिर हमने R पढ़ा था। R का मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, लेकिन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। फिर P हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन, किसके ऊपर? इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, तो किसको कर सकती है? नॉन पर्सन को, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने कि 1% कंपनी जिसमें मिनिमम कितने मेंबर होता है? 1, मैक्सिमम भी 1। अगर उसके मर जाएगा तो कौन बिजनेस चलाएगा? नॉमिनी। नॉमिनी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट भी होता है। रेजिडेंट कौन होता है? 182 दिन या उससे ज़्यादा जो कहाँ पे रहो इंडिया में, उसे क्या बोलते हैं? रेजिडेंट, ठीक है। बाकी की चीज़ें छोड़ दो, चलो। ठीक है। जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया। शेयर कैपिटल क्या होती है? ये जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, उसे आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पर्सन से, तो क्या निकल जाता है? शेयर केयर। पर हेड की कैपिटल से क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शेयर्स की। जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले बात करते हैं प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस शेयर कौन सा है? प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत देखो प्रेफरेंस का मतलब नहीं पता तुम लोग। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अरे महत्व होता है यार, इंपॉर्टेंस देना किसी चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस देना ना। हाथ दोगे तो बिल्कुल बदतमीज से अच्छा है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है। तो प्रेफरेंस शेयर इनका नाम इसीलिए नहीं पड़ा, इनको कुछ बातों को क्या मिलता है? प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए इनके पास होता है प्रेफरेंशियल राइट। ठीक है, कुछ बातों के लिए, जैसे कि राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट होता है कि उनको हर साल फिक्स रेट पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जानते हो क्या होता है? कितने लोगों को डिविडेंड के बारे में पता है? कितने लोगों को डिविडेंड के बारे में पता है? किसी को नहीं पता? पता तो है तुमको, तुम बोल नहीं रहे हो, बस इतना मुझे ही पता है कि तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में तुमको कैसे नहीं पता। जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, जो हर साल कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का जो हिस्सा है पहले किसको मिलेगा? इक्विटी को या प्रेफरेंस को? पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। ठीक है, पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा, और वो भी कौन सी रेट पे? फिक्स रेट पे। उनका रेट जो रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, लेट्स से जो प्रेफरेंस शेयर होगा उनके आगे हमेशा रेट लिखा होगा। लेट्स से 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर या 10% प्रेफरेंस शेयर। जो रेट लिखे होते हैं वो उनके डिविडेंड के रेट होते हैं। ठीक है, तो उनका नाम ही वो रेट बताता है। तो उनके पास राइट होता है, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर किसके? इक्विटी के। ठीक है, इक्विटी से पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या है?
ठीक है। राइट टू रिसीव कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? लिक्विडेशन, लिक्विड वाला लिक्विडेशन की बात नहीं करें। डिसोल्यूशन पढ़ के आए हो? डिसोल्यूशन पढ़ के आए हो ना अभी? क्या होता है डिसोल्यूशन? जहाँ पर फॉर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है और एसेट्स वगैरह सेल हो रहे हैं। जब कंपनी बंद होती है तो उसे क्या बोला जाता है? लिक्विडेट होना। ठीक है, क्या बोला जाता है? लिक्विडेट करना। तो जब अगर कंपनी बंद हो रही है, जैसे फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज होती है, तो सब कुछ पे करने के बाद एंड में पैसा किसको मिलता है? पार्टनर्स को उनकी कैपिटल वापस मिलती है ना। कब मिलेगी? जब पार्टनर बचेगा। सेम गोज विद द कंपनी। कंपनी भी पहले क्या करेगी? बाहर के लोगों को पैसा देगी, जो उनके डिवेंचर्स होंगे, जो होल्डर्स होंगे या जो क्रेडिटर होंगे, है ना। पहले किसको पेमेंट होगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। ये सीखा ना डिसोल्यूशन के अंदर। तो पहले पेमेंट किसकी होगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। ये जो शेयर्स होल्डर हैं ये तो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो ओनर को पैसा कब मिलेगा? बाद में। लेकिन ये दोनों ही ओनर है, इक्विटी भी ओनर है और प्रेफरेंस भी ओनर होता है। ठीक है, लेकिन इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी जब पैसा देने की बारी आएगी तो पहले कैपिटल किसकी वापस होगी? प्रेफरेंस की। बाद में किसको होगी? इक्विटी की। ठीक है, तो प्रेफरेंस के पास दो राइट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और दूसरा होता है क्या? राइट टू रिसीव कैपिटल, जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है किसके अंदर? कंपनी में, इन ओवर इक्विटी शेयर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी बंद हो रही है और पैसा बच रहा है तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को, उनकी कैपिटल का। बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी को। ठीक है, एंड में मिलता है इक्विटी को। ठीक है, तो तुम कहोगे इक्विटी बनने का फायदा है क्या? प्रेफरेंस ना बन जाए, प्रॉफिट भी पहले मिल रहा है और कैपिटल भी पहले मिल रही है। ठीक है, लेकिन इक्विटी के भी कुछ अपने राइट्स होते हैं। इक्विटी के पास क्या राइट होता है? इक्विटी के पास होता है वोटिंग राइट। किसी का राइट होता है? वोटिंग राइट। मतलब कंपनी में अगर कोई चेंज लाना है या कोई चीज़ हमें लेना है, डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर कौन वोट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। प्रेफरेंस के वोट की काउंटिंग नहीं होती वहाँ पे। मतलब प्रेफरेंस के पास वो पावर नहीं है कि कोई किसी चीज़ को रोक दे या किसी चीज़ को हाँ कर दे। पावर किसके पास है? इक्विटी के पास। दे आर द रियल ओनर्स। ठीक है, यही कंपनी के डिसीजंस लेते हैं, इन्हीं की बेस पे चलती है कंपनी। प्रेफरेंसेस के पास बस दो राइट्स हैं, एक डिविडेंड रिसीव करना, प्रॉफिट रिसीव करना और कैपिटल रिसीव करना। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो इक्विटी के पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स। और बेसिकली इनको बोला जाता है रियल ओनर्स। रियल ओनर्स तो दोनों ही होते हैं, बट कैपेसिटी के हिसाब से ये कौन होते हैं? रियल ओनर्स। सारे काम इन्हीं को देखने होते हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है, ये बात क्लियर है? क्योंकि वोटिंग राइट्स किसके पास होता है? इक्विटी के पास। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जो डिविडेंड है 3 सालों तक नहीं दिया जाता तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा वोट करने का। ठीक है, जर्नल केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। मतलब अगर तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि अगर वो पूछेगा कि वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी के पास या प्रेफरेंस के पास, तो तुम क्या बोलोगे? इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट आ सकता है कब? जब उनके जो डिविडेंड है उनको कंसेक्यूटिव 3 साल तक नहीं मिलते, तो उनके पास वोटिंग के राइट आ जाते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से कॉपी में। देखो भाई, आओ शब्दों के जेर पे खेले। बोर्ड पे वर्ड क्लियर है आपको? दिख रहे हैं ना आपको? क्या लिखे हुए हैं? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। फ़र्क किस चीज़ का है बस देख लो। वर्ड को मैंने आगे पीछे किया और मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। पहले तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है?
चलो छोड़ो, ये तो तुमको पता नहीं। कैपिटल रिजर्व क्या होती है? दोनों नहीं पता। कैपिटल क्या होती है? रिजर्व क्या होता है? रिजर्व्स क्या होते हैं? हाँ, फ्यूचर अनकंसेंटेजेस तो क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब तुमने देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तुमने देखा कि वर्ड्स कुछ में लिखे नहीं है। अब अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या तुक्का मारोगे? तो मैं आज कैसे गिर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखना है कैपिटल रिजर्व के बारे में, बस मैं तो बताओ क्या लिखोगे फ्री माइंड से। इस कॉल कैपिटल रिजर्व। इधर क्या लिखोगे? रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैपिटल। तो तुक्के में एक तो सही हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। एक तुक्का तो सही जाएगा, ये वाला सही तो चला, ये वाला तो सही निकल जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो वर्ड क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग्स करना। रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग्स करना। और जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व, फ्री टू यूज़ है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। वर्कमैन कंपनी रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी रिजर्व पीछे लग रहा है, पहले कैपिटल लग रही है, पहले कैपिटल लग रहा है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिजर्व जो किस प्रॉफिट से बने हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। किससे बने हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व दैट आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अब किसी को इस बात का संदेह है कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? पता है कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट? जो हमारी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है, ठीक है, उसे बेसिकली क्या बोला जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। लाइक आपने क्या कर दिया? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, उस प्रॉफिट में से आपने कुछ पैसा रिजर्व में रख लिया, उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज अ रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी जो है शेयरहोल्डर्स के पास रखती है रिजर्व में। ठीक है, और रिजर्व कैपिटल सिर्फ एक ही टाइम मंगाया जा सकता है, वो है जब कंपनी बंद होने को जाएगी। ठीक है, मतलब रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी शेयर होल्डर से मांग सकती है, लेकिन कब मांगेगी? जब कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है। उसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर से वो पैसा नहीं मांग सकती, उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रखा है कि अगर फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम कैपिटल मंगवा लेंगे आपसे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो सिर्फ किसके लिए यूज़ होगी? फाउंडेशन के टाइम पे, कंपनी जब बंद होगी, लिक्विडेशन के टाइम पे। उसके अलावा आप कंपनी में पैसा नहीं मंगा सकते, बिल्कुल भी। क्लियर? तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज कॉल्ड बाय कंपनी from his shareholders only at the time of liquidation बोलो, बाउंडिंग अप बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, ध्यान रखना वर्ड का कि रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम हिज शेयरहोल्डर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बाउंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व दैट आर मेड आउट ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जब आप एसेट्स को सेल करते हो, जो कि कौन सी एक्टिविटी से होते हैं? नॉन बिजनेस एक्टिविटी से। दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है तुमको। ये इसका और इससे आपस में कोई लिंकअप ही नहीं है, पर जब तुक्का मारेंगे तो जरूर ऐसा ही मारेंगे जो आपस में लग रहे हो। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। चलो, दो मेथड्स आप लोगों ने रीड किए थे, कौन कौन से?
एक तो इंस्टॉलमेंट्स और एक लमसम, ठीक है। लमसम में हम क्या डिस्कस किया था कि वहाँ पे सारा का सारा जो पैसा है वो कैसे मिलता है, एक साथ, और इंस्टॉलमेंट्स में चलता है। जब हमने प्रोसेस को डिस्कस किया था, याद है आपको, जब हमने प्रोसेस डिस्कस किया था तो प्रोसेस में क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले क्या होता है, इन्विटेशन भेज दी आती है। इन्विटेशन जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। वो डॉक्यूमेंट किसको मिलता है, पब्लिक को। फिर पब्लिक क्या करती है, ऑफर देती है किसको, कंपनी को। और ऑफर जैसे दिया जाता है तो साथ में कुछ और भी दिया जाता है। ऐसे खाली तो ऑफर देने चले नहीं जाओगे, ऑफर देने अगर खाली जाओगे तो ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट ना। तो ऑफर देने हमेशा कैसे जाओगे, साथ में कुछ लेके जाओगे। तो क्या लेके जाओगे, एडवांस मनी, उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। तो पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है ना। उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर उसको रिजेक्ट कर दी तो पैसे वापस कर देगी, अगर रिजेक्ट नहीं करेगी तो पैसे रख लेगी और अलॉट कर देगी शेयर, किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो पहले कंपनी के पास पैसा आता है एप्लीकेशन मनी का, और उसके बाद अलॉटमेंट होती है। ये क्लियर है। लमसम में क्या होगा, लमसम में जब आप अप्लाई करोगे तो आप सारे के सारे पैसे एक ही बार में पे कर दोगे, वहाँ पर दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। आपको इमीडिएटली सारे पैसे पे करने हैं और शेयर क्या हो जाएंगे, अलॉट, बात खत्म। इंस्टॉलमेंट्स में कॉल्स चलती हैं और उसमें लमसम में कोई कॉल्स नहीं चलती है। तो लमसम में बस पे करना है और आपको शेयर मिल जाएगी, क्लियर। तो अगर हम बात करें जर्नल्स की, तो सबसे पहले जो एंट्री बनेगी, सबसे पहले कंपनी को पैसा आएगा पहली एंट्री में, यानी कि पहली जब ट्रांजेक्शन होगी तो पहले क्या आएगा, पैसा आएगा। तो अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस वजह से पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन का। किसका पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन का। क्योंकि ये लमसम है तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ होगा, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। तो यहाँ पर आप जब एंट्रीज पास करोगे तो लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ये पूरा लिखा जाएगा। एप्लीकेशन का APP नहीं चलेगा, अलॉटमेंट का ALL नहीं चलेगा, नंबर कट जाएंगे, पहले बता रहा हूँ, नंबर कट जाएंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। नरेशन में क्या लिखोगे, बिग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। तो पहला जर्नल तो ये है कि जब आपको एप्लीकेशन मनी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन मनी है, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन मनी है वो आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है, और पैसा बैंक से आ जाएगा कंपनी के पास, क्लियर। उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या होगा, पैसा मिल चुका है कंपनी को, एप्लीकेशन मनी आ चुकी है। अब कंपनी को क्या डिसाइड करना है कि शेयर देने हैं या नहीं देने, मतलब अलॉटमेंट डिसाइड करना है, ठीक है। तो या तो कंपनी शेयर अलॉट कर देगी या फिर क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो अगर कंपनी शेयर अलॉट करती है तो जब वो अलॉटमेंट करेगी तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये अकाउंट आपने ओपन किया था, तो अकाउंट जब ओपन होता है तो वो क्या होता है, क्लोज भी होता है सिमिलरली। तो आपके पास जो पैसा आया वो आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब इस पैसे का क्या करना है, इस पैसे को वापस ट्रांसफ़र करना है किस में, कैपिटल में, क्योंकि हम इश्यू क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल ना। बेसिकली हम पैसा किस लिए मंगाया हमने, कैपिटल के लिए, ठीक है। तो जो भी पैसा आपके पास है उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, एट द एंड कैपिटल के अंदर। ये अकाउंट टेम्परेरी है, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट है टेम्परेरी है, इसे बस आप ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, इसे क्लोज करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे अलॉटमेंट्स हैं, चाहे कॉल्स हैं, ये सारे टेम्परेरी अकाउंट्स हैं सारे, ठीक है। बस इनको हमें रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ओपन कर रहे हैं और बाद में क्या करेंगे, इसे क्लोज भी करेंगे, क्योंकि एट द एंड जो पैसा है वो किस चीज़ का है, कैपिटल का, और वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा, क्लियर। तो मैंने कहा लमसम में बहुत क्लियर है बात, पैसा आया आपके पास और आते ही आपने क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट करने के बाद पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल में। पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल में। तो जो भी पैसा था वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। मतलब जो भी पैसा आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ था वो क्या कर दिया आपने, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब अज्यूम करो ये बात कि लेट से आपके पास जो एडवांस आया था वो आ गया था 1,20,000 का, कितना, 1,20,000 का, और जो हमने शेयर इशू किए थे वो सिर्फ कितने किए थे, 1 लाख के। अदम से चल रही है यहाँ पे अभी, ठीक है। हमने कितने इशू किए थे, 1 लाख रुपए के शेयर, और आ कितना गया, 1,20,000।
तो उस 20 शेयर का क्या करें, उस 20 शेयर का क्या करें, एडजस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्या है, लमसम है। लमसम में सारे पैसे आपको मिल चुके हैं, तो एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं बची। सिर्फ क्या करो, इसको रिफंड कर दो। तो कैपिटल में आप सिर्फ उतना ही पैसा डालोगे जितना आपने इशू किया है। इशू कितना किया है, 1 लाख, उससे ज़्यादा आप कैपिटल में डाल नहीं सकते, ठीक है। तो कैपिटल में कितना आएगा मैक्स टू मैक्स, 1 लाख। तो बाकी का जो 20,000 बच गया उसे आप क्या करोगे, रिफ़ंड कर दोगे। और रिफ़ंड करने के लिए जब आप यूज़ करोगे तो किसको यूज़ करोगे, बैंक अकाउंट के। पैसा आया किसके थ्रू था, बैंक के थ्रू, जाएगा भी किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। क्लियर। जितने भी शेयर्स होल्डर को आपने पैसे देने से मना कर दिया, जिनको सॉरी बोला है, वो कहाँ जाएंगे, बैंक के अंदर, ठीक है। नरेशन में क्या लिखोगे, बिंग शेयर अलॉटेड एंड मनी रिफंड। क्लियर, समझ में आए 2 एंट्री आपको, क्लियर है दोनों एंट्री आपको। याद नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, समझना है। क्या समझा आपने कि पहले पैसा आएगा आपके पास, प्रोसेस समझ में आया था ना, कि पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो आप उसको टेम्परेरी किस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। बजा ले पहले तू ही, पट पट गिरे जा रहा है। मन की बात सुन ली उसने मेरी, कहना बजा, अब तो मैं बजा के ही रहूँगा। गाड़ी की तो है, गाड़ी की है भाई, छोड़ो। तो जो पैसा आपको मिलेगा इनिशियल में किसके एप्लीकेशन के, वो कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, टेम्परेरी अकाउंट के अंदर। और टेम्परेरी अकाउंट का क्या नाम है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर यही टेम्परेरी अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और जो अल्टीमेट पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में। क्लियर ना। अल्टीमेटली जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो चाहे वो लमसम हो। फटाफट से इसको नोट करो, मैं इंस्टॉलमेंट कैसे करानी है। आई हैव जस्ट 6 मिनट्स और मुझे 10 मिनट्स लेने चले। चलो भाई, तो इंस्टॉलमेंट्स में आप सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास, एप्लीकेशन, उसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट, थर्ड कॉल्स की, फिर आपकी चाहे वो फर्स्ट कॉल्स हो, सेकेंड और फाइनल्स। ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट्स की 2 एंट्रीज पास होंगी, कितनी, 2, चाहे वो कॉल्स हो चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। पहली एंट्री में पैसा ड्यू होगा, दूसरी एंट्री में पैसा रिसीव होगा। क्लियर, ये सारे के साथ चलेगा, बस पहली वाली एंट्री को छोड़ के। ये एक्सेप्शन है, एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होता है बाद में ड्यू होता है। क्लियर, एप्लीकेशन वाली एंट्री में पहले पैसा क्या होता है, रिसीव होता है, फिर क्या होता है, ड्यू होता है। और बाकी सारी ट्रांजेक्शंस में पहले पैसा ड्यू होगा फिर क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जो आपका एडवांस होता है, तो पहली जब एडवांस होगी तो एडवांस में पैसा आपके पहले कंपनी के पास आएगा। ठीक है, आपने एप्लीकेशन मनी मंगाई तो एप्लीकेशन मनी पब्लिक पे करेगी किसको, कंपनी को। तो पहले पैसा रिसीव होगा किसके पास, कंपनी के पास। तो जो एप्लीकेशन सबसे पहले पैसा रिसीव होगा तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर अब अलॉटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर अब अलॉटमेंट नहीं आएगा क्योंकि आप अलग अलग कर रहे हो सारी चीज़ें, अब इंस्टॉलमेंट्स में चल रही है। ठीक है, तो पहली एंट्री जो रहेगी वो रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर, और जितना भी एप्लीकेशन मनी आया होगा उसके हिसाब से। ठीक, उसके बाद ये मैंने कहा ये अकाउंट कौन से अकाउंट्स हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स। तो एक बार जब ये अकाउंट्स खुलेंगे तो ये क्या करेंगे, आप इसको क्लोज करोगे। तो एप्लीकेशन का जो पैसा आया था अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास जाएगा, कैपिटल के पास। तो आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, आप क्या करोगे, उसे क्लोज करोगे। ठीक है, क्लोज करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, शेयर कैपिटल के में। और जितना एक्सेस पैसा होगा उसे क्या कर दोगे, आप बैंक में डाल दोगे। अगर आप रिफंड कर रहे हो तो, रिटर्न कर रहे हो तो। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो क्या करोगे, उसे एडजस्ट करोगे। क्या करोगे, उसे एडजस्ट करोगे। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे, इसके अलावा एडजस्टमेंट कहीं पे नहीं हो सकती। तो जब आप एडजस्टमेंट्स करने जाओगे तो एडजस्टमेंट्स के लिए आप जिस अकाउंट में एडजस्ट करोगे यहाँ पर उस अकाउंट का नाम आएगा, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ये एंट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी ट्रांजेक्शन की सबसे क्रिटिकल एंट्री यही है, यहीं पे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा सेकेंड एंट्री के अंदर, बाकी तुम सारी सही कर जाओगे, यही रह जाएगा। होता क्या है कि जब प्रोराटा लगता है तो प्रोराटा में ऐसा होता है कि कुछ पैसे आप किसी को वापस कर रहे हो, कुछ आप एडजस्ट कर रहे हो, है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा था दो ऑप्शन आपके पास पैसे एडजस्ट करने के, क्या? एक तो आप वापस कर दो और दूसरा क्या करो, उसे एडजस्ट कर दो, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ वापस कर दो और कुछ एडजस्ट कर दो। ये वही सूरत है कि कुछ पैसे आप बैंक के थ्रू क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो, और बाकी बचे हुए पैसे आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे। क्लियर? तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आएगा, या तो एप्लीकेशन का सारा पैसा यहाँ पे डेबिट कर देना है, फिर जितना पैसा कैपिटल का है उसे आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, मतलब जितना आपने इशू किया था, ठीक है? उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अब जो बचा हुआ पैसा है, जो एक्सेस मनी है, उसका क्या करें, क्या किया जाए उसका। या तो उसे आप वापस कर दोगे, तो वापस करने के लिए किसका यूज़ करोगे, बैंक का, जैसे वो आया था वैसे चला जाएगा, ठीक है? अगर वो नहीं जा रहा तो क्या करें, उसको एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करने के आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो या फिर कॉल्स पे एडजस्ट कर दो, ठीक है? ये एप्लीकेशंस की दो एंट्री है, ठीक है? तो मैंने कहा था दो एंट्री किसकी होगी, एक ड्यू होने की और एक रिसीव होने की। तो यहाँ पर बताओ ड्यू की एंट्री कौन सी है और रिसीव की एंट्री कौन सी है? कौन सी ड्यू की है, कौन सी रिसीव की है? ये एंट्री किस चीज़ की है? थप्पड़ पड़ेंगे अभी, साफ साफ लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल भी रहा है फिर भी ड्यू की। हाँ, क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये एंट्री रिसीव करने की पैसे को, और ये एंट्री ड्यू करने की, कि कैपिटल में ड्यू कर दिया आपने पैसे को। क्लियर? तो पहला एडजस्ट अकाउंट तो ये हो गया। फिर सेकंड जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइकिल आपकी नॉर्मल चलेगी। कैसे? पहले क्या होगा, ड्यू, फिर क्या होगा, रिसीव, फिर चाहे अलॉटमेंट हो, कॉल्स हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी हो, पहले ड्यू होगा, फिर क्या होगा, रिसीव होगा। तो ड्यू करना है। ड्यू करेंगे तो ड्यू करने का मतलब है कि आपको अपने शेयर होल्डर को एक इंटीमेशन देना है कि हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मुझे बताओ, अपने शेयर होल्डर को आप क्या बताओगे, किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, किस चीज़ का पैसा चाहिए? अलॉटमेंट का, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, अलॉटमेंट करने वाले हो। तो एंट्री में क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के पैसे दे दो, और ये पैसे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, शेयर कैपिटल। मैंने कहा अभी मिल नहीं रहे, अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है? अभी आपको पैसे मिले नहीं, ये ड्यू हो रहा है। तो जितने भी आप शेयर अलॉट करोगे, जितने भी शेयर, उनको आप यहाँ से रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है? जितना भी अमाउंट होगा, तो आप बाद में सीखेंगे। बिग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद नेक्स्ट काम क्या रहेगा अपना, बताओ? रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना, ठीक है? तो अमाउंट रिसीव करना हमें। अगर हम रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा किसके थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू, ठीक है? तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का। जो अकाउंट टेम्परेरी ओपन हुआ तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग। उसके बाद आ रहा हूँ अभी, रुक जाओ, मेरे को पहले बोल दिया, देख लो। बिंग अमाउंट रिसीव, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो आप सेकंड एंट्री में कुछ आपके पास एडवांस था, जो आपने कहाँ पे एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पे किया था कि नहीं किया था? हम अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि एंट्री में हमने क्या मारा था, कुछ एक्सेस आया था जो हमने कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे। तो जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है उसे आप दोबारा तो मिलेगा नहीं, ये बात क्लियर ना? आप मांगोगे तो पूरा, लेट्स से आपको इसे 10 रुपये लेने थे, तो आप कितने मांगोगे, 10 मांगोगे ना। फिर आपको बाद में याद दिलाएगा कि 2 तेरे को मैं ऑलरेडी दे चुका था, तो ये वही 2 है कि नहीं? 2 उसको ऑलरेडी मिल चुके थे, और फिर वो बाद में बोला कि 1 मैं दूंगा नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 3। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एडवांस, और जो वो कह रहा है कि 1 मैं दूंगा नहीं, वो क्या है, एरियर। वो क्या है, एरियर। हो सकता है शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट के पैसे ना दे 1 रुपये, उसे क्या बोलेंगे, एरियर। ऐसा भी पॉसिबल है ना, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बुरे। तो जो अच्छे होंगे वो क्या देंगे, एडवांस, और जो बुरे होंगे वो क्या लेके जाएंगे, एरियर। ये बात क्लियर है? तो चाहे एडवांस हो चाहे एरियर हो, दोनों ही केसेस में आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको पैसा नहीं मिलने वाला बैंक से। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ?
समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आपको पैसा एक्चुअली में रिसीव होगा तो ना तो आपको वो पैसा रिसीव होगा जो मिल चुका है और ना ही वो पैसा रिसीव होगा जो मिलने वाला ही नहीं है। तो ना तो आपको एडवांस मिलेगा ना ही आपको एरियर मिलेगा। तो जब आप इस बैंक अकाउंट में अमाउंट फिल करोगे तो यहाँ पर आप ये वाला अमाउंट डालोगे जितना आपको ड्यू किया है। जैसे आपने 1 लाख रुपए ड्यू किया था, ठीक है, मैंने कहा था मुझे 1 लाख मिलने वाले हैं, बट मिलेंगे कितने वो कैसे डिसाइड होगा? जब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? एडवांस माइनस कर दो और क्या माइनस कर दो? एरियर माइनस कर दो। तो जो बचा हुआ पैसा है वो कैसे मिल जाएगा? बैंक के थ्रू। समझ में आया आपको? ठीक है, कि आपको मांगने तो उतने ही हैं जितने आपने ड्यू किए हैं। चाहिए तो मुझे 1 लाख ही, बट डिपेंड करता है कि मिलने कितने हैं। जो एडवांस होगा वो माइनस कर दोगे और जो आपको नहीं मिलने वाले जो एरियर है वही माइनस कर दोगे। जो बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, वही पैसा यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल क्लिक करना चाहिए। किसी के माइंड में क्लिक कर रहा है पहले मुझे बताओ, अगर कर रहा है या नहीं कर रहा वो मुझे बता दो बस। नहीं कर रहा, मैं करूँ क्लिक। अब मुझे बताओ, अगर शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर 1 लाख से डेबिट हुआ था तो वहाँ पर ये क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? दैट्स ऑल। कितने होना चाहिए? 1 लाख से ना। क्यों क्लिक नहीं हुआ तुम्हारे माइंड में? अगर मैं ड्यू में से अमाउंट माइनस कर दूंगा तो अमाउंट कम नहीं हो जाएगा? ऑफकोर्स कम हो जाएगा। और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कैसा रहता है? सेम। फ्री एंट्री क्लोज कैसे होगी? फ्री एंट्री क्लोज कैसे होगी? बड़ी नाइंसाफ है ना। चलो, तो जो एडवांस मिला था आपको इसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस, और जो एरियर रह जाएगा इसे बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर। इन दोनों के अकाउंट एक सेपरेटली ओपन किए जाते हैं। मतलब जो एडवांस है वो एडवांस में जाएगा और जो एरियर है वो एरियर में जाएगा। कैसे जाएगा वो बात की बात है, अभी मैं समझा नहीं रहा, बस मैं समझा रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी ओपन होता है और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट भी ओपन होता है, अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी। समझे? अपनी क्रिटिकल बढ़ाना नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन एरियर ओपन करो, कॉल्स इन एडवांस ओपन करो, तो आपको करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि कॉल्स इन एरियर ओपन करो, कॉल्स इन एडवांस ओपन करो, सिंपली ड्यू वाला अमाउंट यहाँ पटकना और एडवांस और एरियर माइनस कर देना, खत्म। ठीक है, बोलेगा तो करना पड़ेगा, वो हम सीख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, सीख तो हम सजाए जाएंगे, बस बोलेगा तभी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना आपको। क्लियर? ये दोनों एंट्री नोट करो फटाफट से। अभी भी 3 मिनट है हमारे पास। एक बार और तो बोलेगा तो क्लास के बाहर चला जाए। चलो बोर्ड पे देखो, बातें बंद करो। अब फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल पर प्रोसेस वही चलेगा। पहले क्या होगा? ड्यू, फिर क्या होगा? रिसीव। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। मैडम जितना प्राइस पे इशू किया होगा उसी से ड्यू होगा ना। बाद में माइनस, अभी तो छोड़ दे, अभी कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, बस एंट्री समझो, मैं समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन की बात अभी बता रहा हूँ आपको मैं आराम से। ठीक है, क्या कोई ऐसा नहीं कि चैप्टर में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। चलो, जब आप ड्यू करोगे तो ड्यू करने के लिए एंट्री क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपका ड्यू बिग फर्स्ट कॉल ड्यू। ये जो फर्स्ट कॉल का मैंने फर्स्ट लिखा है ना, तुमको ऐसे नहीं लिखना फर्स्ट, ठीक है, तुम पूरा FIRST वाला फर्स्ट लिखोगे, पता लगा तुम इसी फ्लो में चल रहे हो। ड्यू करने के बाद ये हो गया ड्यू। ड्यू के बाद क्या करोगे? पैसे को रिसीव करोगे। तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या पास होगी? पैसा बैंक के थ्रू आएगा तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू किसको क्रेडिट करें? शेयर फर्स्ट कॉल का जो ओपन हुआ था उसे क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पेइंग अमाउंट
रिसीव। और ध्यान रखना जब अमाउंट रिसीव करने जाओगे तो वापस वही वाला कैटेगरी लगेगा जो यहाँ पे लगा था। कौन सा? ड्यू में से क्या क्या माइनस करना है? एडवांस और एरियर। हमेशा ध्यान रखना जो एडवांस होगा माइनस होगा, जो एरियर होगा, दोनों माइनस करने के बाद ही आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। ठीक है, सेम गोज विद सेकंड और फाइनल कॉल के हिसाब से। सेकंड कॉल और फाइनल कॉल में भी क्या करोगे आप? एंट्री को ड्यू करोगे, तो ड्यू करने के लिए आप वही चीज़ लिखोगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप पैसे को रिसीव करोगे और एंट्री क्या रहेगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भाई, क्लियर आपका? तो बाकी सारी एंट्री लॉजिकल नहीं है, बस एंट्री जो लॉजिकल है वो है आपकी सेकेंड एंट्री जो एप्लीकेशन के बाद वाली आती है, और अलॉटमेंट की एंट्री। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके बाद का जो सफ़र है वो बहुत मस्त है। ठीक है, तो वो दोनों सफ़र अगर आपने पार कर लिए तो फिर बाकी के मस्त है। ठीक है, तो ये एंट्रीज नोट कर लो, और आज क्लास में इतना ही रहेगा, और इसको रिवाइज करके आना। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत नहीं कुछ करने के लिए नहीं दे रहा यार, बस पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। द क्वेश्चन इज़ कि आपको बस मुझे ये बताना नेक्स्ट क्लास में कि जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं हर एक से पूछूंगा, और ये बात कहाँ लिखी है ये भी पूछूंगा। हमारे पास पूरा गूगल है, हाँ सर्च करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये टाटा बाय बाय, और पढ़ के आना। सच में पढ़ के आना, नहीं तो बहुत पिटोगे तुम।